हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पे। चैप्टर नंबर वन प्रश्नावली 1 चल रही थी, है ना। प्रश्नावली 1 का पहला भाग जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा भाग आज अपन कर रहे हैं। दूसरे भाग के अंदर अपन क्या करने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है आपके वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 चल रही है। प्रश्नावली 1.1 चल रही है जिसका एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 1 और 4 मैंने इससे पहले की क्लास में कराया था। आज अपन उदाहरण 2 करेंगे, उदाहरण 3 करेंगे और इसके अलावा प्रश्नावली के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन आज का? आपका पहला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 अपन पहले कर चुके हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये तरह के क्वेश्चन जब भी आप देखेंगे काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन इन्हें अपन आसान तरीके से समझेंगे कि आपको, मैं कह रहा हूँ, आप बोल ही नहीं पाएंगे कि हमें सर में समझ में नहीं आया। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जरा यूक्लिड ने जो बोला उसे याद करो। यूक्लिड ने कहा था, क्या बोला था? उसने कहा था कुछ इस तरीके से कि एक कोई संख्या मानी जाए जिसमें आप b का भाग दो, आपका शेष भागफल q आए और आपका शेषफल क्या आए? r आए। तो यूक्लिड ने बोला था, क्या बोला था? उसने कहा कि हम a को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, bq + r, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा किसने बोला था? ऐसा यूक्लिड ने बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी के साथ उन्होंने एक बात और कही थी कि इन्होंने कहा जो शेषफल है ये हमेशा इस भाजक से छोटा होता है। हमेशा इस भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है, लेकिन कभी कभार 0 के बराबर भी हो सकता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये पार्ट है आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बड़े आसानी से समझ में आएंगे। बोलो, आया समझ में? तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये वाला पार्ट अपन यही रखते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक का मतलब आपके प्लस वाली संख्याएं, फिर कहता है पूर्णांक का मतलब क्या होगा? प्लस की संख्याएं 2q के रूप में होती है। ये 2q के रूप में होती है, चलिए कोई बात नहीं। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगी ना वो 2q + 1 के रूप में होती है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? और यहाँ बोला है कि q क्या है? q एक पूर्णांक है। ये q वही बात कर रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि दर्शाए कि कोई भी एक संख्या तो हम हमेशा ये संख्या मानेंगे कि माना वो संख्या a है। माना वो संख्या कौन है? a है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे आप इसको भी देखते हुए रहें। सॉल्यूशन हल। माना वह संख्या a है। समझ में आया? उस संख्या को क्या मानेंगे अपन? a मानेंगे। अगर a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कह दो या एल्गोरिदम कह दो, एक ही बात है। विभाजन एल्गोरिदम से क्या कह सकते हैं अपन? हम ये कह सकते हैं a जो होता है वो bq + r की फॉर्म में होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। यहाँ हमेशा याद रखिए कि जो आपको क्वेश्चन देता है उसको कंपेयर करके देखना है। इन्होंने कहा या तो वो 2q के रूप में होगा या फिर वो 2q + 1 के रूप में होगा। तो मुझे ये बताओ, ये देखो एक बार थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। इन्होंने बोला या तो 2q के रूप में होगा या फिर 2q + 1 के रूप में होगा। बोलो, ये चीज़ समझ में आई? तो मुझे ये बताओ, q तो देखो सेम रह रहा है, b की जगह क्या आ रहा है? देखो b की जगह क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यही से आपको पॉइंट पकड़ना है। इसी पार्ट को देखते रहिए। फिर से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, समझ में आना। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। इन्होंने कहा, हमने क्या बोला कि एक हमने माना कोई संख्या है। फिर इन्होंने कहा b कौन होता है? जहाँ भाग देते हैं। इन्होंने बोला b का वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यहाँ q क्या आएगा? कुछ भी संख्या आ सकती है। और r जो होगा हमें ये पता है, क्योंकि मैं 2 से भाग देता हूँ तो r का मान 2 से छोटा होगा
0 से बड़ा या 0 से बराबर होगा, यानी r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर एक हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। शेषफल जो होगा आपका, शेषफल जो होगा वो 2 नहीं होगा, क्योंकि मैं 2 से ही भाग दे रहा हूँ तो यहाँ 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का भाग फिर और चला जाएगा। यानी r के मान क्या क्या संभव है, एक तो 0 संभव है और एक संभव है। अतः तुलना से 2 बार लिख दिया ना, तुलना से b का मान हमें कितना मिला, देखिए b का मान हमें कृष्ण ने बोला कितना है, 2 है। b का मान कितना है, 2। अतः r का मान क्या क्या होता है, देखिए यहाँ अपन क्या लिखते हैं, r का मान b से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। मैं कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो r का मान क्या क्या संभव है, r का मान 0 संभव है, r का मान 1 संभव है, ये दोनों मान आपके संभव है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हम कहेंगे माना r का वैल्यू कितना है, r का मान कितना है, जब r का वैल्यू कितना हो, जब r का मान कितना माने अपन, 0 माने, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि भाई जो हमने संख्या मानी है a, वो कैसे लिख सकते हैं, वो b की जगह तो कितना शून्य दे रखा है, 2 दे रखा है, 2q प्लस r की जगह कितना रख दीजिए, 0 रख दीजिए। यानी हम a को किस तरह लिख सकते हैं, हम a को 2q की तरह लिख सकते हैं, a को 2q की तरह लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई कैसे करा। तो पहला क्वेश्चन ने बोला कि जो क्वेश्चन जो होगा उसके लिए आपको एक कह रहा पूर्णांक 2q के रूप में आएगा। ये देखो 2q के रूप में आएगा, कोई भी संख्या जो है वो 2q के रूप में आएगी, लेकिन कह रहा है वो संख्या सम होनी चाहिए, वो संख्या सम होनी चाहिए। मुझे ये बताओ q तो कोई ना कोई संख्या है, q तो कोई ना कोई संख्या है। यहाँ क्या आता है, यहाँ जब आप भाग देते तो कोई संख्या ही तो आती है, तो q तो कोई ना कोई एक संख्या है। लेकिन हम कहें ये गुणा किससे हो रही है, ये 2 से गुणा हो रही है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 2 से गुणा हो रही है तो इसका मतलब 2 का भाग तो उसमें जाएगा, और जो संख्या 2 से गुणा हो रही है या फिर 2 से भाजित होती है, इसका मतलब वो संख्या 100% सम संख्या है। तो क्या कहें, अतः पहले तो ये लिख दीजिए। अच्छा दूसरा क्या करें, r का मान कितना मानेंगे अपन, पहले तो मैंने r का मान कितना माना, 0। अब r का मान कितना मानते हैं अपन, यहाँ लिख देते। चलिए जब r कितना हो, जब r का वैल्यू अपन कितना माने, r का वैल्यू 1 माने, 2 क्यों नहीं लेंगे, 2 आपके b के बराबर हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या बनेगा, बोलिए हम संख्या को क्या मान सकते हैं, b का वैल्यू आपको 2 दे रखा है, q प्लस r लिखते हैं, लेकिन r का वैल्यू यहाँ कितना लिखेंगे, इस बार अपन 1 लिखेंगे। यानी कि हम a को इस तरह से भी लिख सकते हैं, bq प्लस a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि ये तो सम होगा और ये विषम होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखो ये 2 के गुणा में है, ये 2 के गुणा में है, तो ये सम ही होगी, ये तो सम ही होगी। ये क्या होगी, ये संख्या एक सम संख्या होगी। आगे आप इसी तरह से एग्जाम में लिखे आए, ये सम संख्या होगी, सम संख्या होगी क्योंकि 2 के गुणे में है, क्योंकि 2 का गुणज है, 2 का गुणज है। ये संख्या जो भी है ये 2 के गुणे में आ रही है। लेकिन वहां आप देखें कि 2 से गुणा तो हो रहा है, लेकिन उसमें 1 जुड़ रहा है, जिसमें 1 जुड़ रहा है। मुझे बताओ जैसे 16 दूनी कहें, 16 दूनी 32, लेकिन पीछे क्या जुड़ रहा है, 1, तो 33 हो गया। 33 सम नहीं होगा, विषम ही होगा। कोई भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ोगे ना तो विषम ही बनती है। तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या क्या बनेगी, ये विषम बनेगी। ये क्या बनेगी, विषम बनेगी। और विषम क्यों बनेगी बोलो, क्योंकि सम में क्या जुड़ रहा है, सम संख्या में 1 जुड़ रहा है, क्योंकि सम संख्या में 1 जुड़ रहा है। ये 1 आपके सम संख्या के अंदर जुड़ रहा है, सम संख्या में 1 जुड़ रहा है। बोलो आया समझ में, ठीक है। तो इसी तरह से अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये वाला पार्ट जो है आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतना सा पार्ट जो है आपको करना है। बोलो अच्छे से समझ में आया। आसान क्वेश्चन है, बस आपको इसको आसान मान के करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ बस आपको पहले तो a बराबर bq प्लस r की फॉर्म में रखना है। और यहाँ आपको b का वैल्यू क्वेश्चन हर बार देगा, b का वैल्यू आपको हर बार क्वेश्चन देता है। बस आप ये रखिए कि r का मान उससे छोटा लेना है, उससे छोटा लेना है। जितने मान पॉसिबल हो वो मान लेके देखिए और उसको कंपेयर करके देखिए, ठीक है। ये आपका उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़े उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है, इसी तरह से क्वेश्चन है। क्या कहता है, दर्शाइए कि एक धनात्मक पॉजिटिव
विषम पूर्णांक, एक धनात्मक संख्या जो होगी, प्लस की संख्या जो होगी, आप उसे या तो 4q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या फिर 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। और कहता है q क्या है, एक पूर्णांक है, q एक कोई ना कोई संख्या होगी। तो बोलो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हम कहेंगे माना वो संख्या क्या है, माना वो संख्या कितनी है। यहाँ इसको थोड़ा कंपेयर करके देखें, माना वो संख्या कितनी है, हमने माना कि भाई वो संख्या कितनी है, a है। फिर क्या बोला, देखो अगर इसको मैं लिख दूँ संख्या कितनी है, a है, तो ये कह रहा है वो या तो होगी 4q प्लस 1 के रूप में या फिर वो संख्या किसके रूप में होगी, 4q प्लस 3 के रूप में होगी। मुझे बताओ b का वैल्यू कितना मिला, b का वैल्यू कितना मिला, 4। बोलो b का वैल्यू कितना मिला, तो यहाँ तो b का वैल्यू तो हमें कितना मिल गया है, 4। लेकिन q का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता कि भाग कितनी बार जाएगा, वो संख्या पर डिपेंड करता है। 5 हुआ तो 1 बार जाएगा, 8 हुआ तो 2 बार आएगा। ये संख्या कितनी है हमें नहीं पता, ये संख्या हमने मानी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ q कितना आएगा वो भी हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये बात जरूर पता है कि जो शेषफल आएगा, जो आपके शेषफल आएगा वो 4 से तो छोटा ही आएगा। बोलो आया समझ में आपको, यहाँ जो शेषफल आएगा, जो r का वैल्यू आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, यहाँ जो r आएगा वो हमेशा 4 से छोटा ही होगा। बोलो मैंने 4 से छोटा क्यों कहा, r का मान क्या क्या संभव है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। मैंने 4 क्यों नहीं लिखा कि अगर यहाँ 4 आ गया इसका मतलब 4 का भाग तो और चला जाएगा। बोलो ये चीज़ अच्छे से समझ में आए। लेकिन आपको यहाँ चारों संख्या नहीं माननी है, आपको बस 2 संख्या मान के करनी है। चलिए इसको करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हल माना a कोई, पैटर्न वही रहेगा जिस तरह से पहले क्वेश्चन को करा था, वही आपका पैटर्न रहेगा। माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अच्छी बात यह कि आपको बस कॉपी करके लिखना है। अतः यूक्लिड विभाजन से, अतः यूक्लिड विभाजन से अगर a कोई संख्या है तो उसे अपन किस तरह से लिख सकते हैं, उसे अपन a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में लिखेंगे। लेकिन हमें बताओ, यहाँ से मुझे बताओ मैं a को क्या लिख सकता हूँ, मैं a को क्या लिख सकता हूँ, 4q प्लस आर, 4q प्लस आर के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ। बोलो आया समझ में। ये चीज़ देखिए मैंने आपको इतने क्लियर से समझा के करी है ना, अब आपको समझ में आना चाहिए। 4q प्लस आर की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं क्या, 4q प्लस आर की फॉर्म में इसको अपन लिख सकते हैं। आया समझ में। और कहाँ r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान आपके 4 से छोटा छोटा मान होगा। तो यहाँ इसको आप हाईलाइट करके इस तरह से करके दिखाएं कि r का जो मान होगा, आप ऐसे कर सकते हैं, 0 से बड़ा होता है r का मान, लेकिन छोटा किससे होगा, 4 से छोटा होगा। r का मान 4 से छोटा होगा। तो मैं r के जो मान संभव है मैं वो मान मैं आपके रख के देखता हूँ। जब r बराबर 0, जब r बराबर कितना हो, 0, कि भाई शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है यूक्लिड विभाजन से, तो r का मान अपन कितना मान के रखेंगे, 0। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम संख्या को क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q प्लस r की जगह कितना लिखना है, 0 लिखना है। बोलो आया समझ में, क्या समझ में आया कितना आएगा। तो a को हम लिख सकते हैं a बराबर 4q, हम r की जगह क्या लिख सकते हैं, 4q लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या, अच्छे से समझ में आया आपको। इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये हुई पहली बात, ये हुई आपकी पहली बात। इसी तरह से दूसरी बात करते हैं। जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर कितना हो, सेम तरह से पैटर्न रहेगा। मैं कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब r का वैल्यू क्या हो सकता है, 1, r का मान कितना हो सकता है, 1। तो मैं a को कैसे लिख सकता हूँ, लिखते हैं bq, b की वैल्यू है 4, 4q प्लस r की जगह कितना रखना है, 1। तो ये हुआ दूसरा पार्ट, ये हुआ आपका दूसरा पार्ट। इसी तरह से तीसरा पार्ट बताएं, इसको हटा दें यहाँ से, इसको हटा दें यहाँ से। तीसरी बात बताएं मुझे क्या लिख सकते हैं, जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर आपके पास 2 हो जाए, 0 हुआ तो ऐसे लिखेंगे, r 1 हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, r 2 हुआ तो कैसे लिख सकते हैं, a बराबर 4q प्लस 2, 4q प्लस 2। देखिए 4 अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि हम 4 से भाग दे रहे हैं, q अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी बार भाग जाता है। लेकिन r के जो मान संभव है उसे अपन बारी बारी से अलग अलग करके लिख रहे हैं। जब r बराबर कितना हो, जब r बराबर
r बराबर कितना हो 3 हो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हम a को लिख सकते हैं 4q प्लस 3, 4q प्लस 3। बोलो आया समझ में, सही है। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको अपन लिख सकते हैं। ये मैंने आपके चारों पैटर्न बता दिए। अब क्वेश्चन जो कहता है बस वो इसमें से हटा लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। ये कहता है एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ किसकी बात करी है, विषम की बात करी है। मुझे बताओ विषम कौन सा होता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्या होती है। मुझे यहाँ बताओ, यहाँ 4 क्यों लिखा है, 4 क्यों लिखा है, 4 के गुणे में अगर 4 में अगर 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस संख्या में भी 2 का भाग जाए, क्योंकि ये 4 के गुणे में है, यानी ये सम संख्या है। ये 4 क्यों है, सम संख्या तो है, लेकिन इसमें एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है। ये क्या है, ये सम संख्या है, इसमें एक जुड़ रहा है, तो ये क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। यहाँ देखिए सम संख्या है, इसमें 2 जुड़ रहा है। अब सम संख्या में 2 जोड़ोगे ना तो फिर से आपको सम संख्या ही मिलती है। जैसे मैं 16 में अगर 2 जोड़ूंगा ना तो मुझे 18 मिलेगा, 18 भी एक सम संख्या ही है। आपको यहाँ सम की बात करिए कि विषम की बात करिए, यहाँ इसने विषम की बात करिए, तो हमें यहाँ विषम कौन कौन बताने वाले हैं, हम कहेंगे एक तो ये विषम संख्या है और दूसरी ये विषम संख्या है। आप इस तरह से इनको कंपेयर करके लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इनके नीचे लिखेंगे सम संख्या, ये बनेगी आपके पास एक सम संख्या, ये बनेगी आपके पास एक विषम संख्या। समझ में आया आपको, सम क्यों बनी, विषम क्यों बनी, ये बनेगी आपके पास एक सम संख्या। अगर आप इस तरह से समझाएं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा भाई, एग्जामिनर 100% कह रहा हूं खुश हो जाएगा। विषम संख्या कि भाई बच्चे ने काफ़ी अच्छे से समझाया, काफ़ी अच्छे से समझाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमें यही बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 100% या तो एस फॉर्मेट में होगा या फिर इस फॉर्मेट में होगा। यहाँ विषम की जगह अगर आप उसे सम बोल देता तो आप क्या आंसर बताते, तरीका तो वही रहता है, लेकिन हम कहते कि सम संख्या ये बनेगी क्योंकि 4 के गुणे में है, सम संख्या ये बनेगी क्योंकि 4 के गुणे में है और इसमें 2 जोड़ा जा रहा है। समझ में आया आपको अच्छे से। तो ये 2 उदाहरण यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इन्हीं पैटर्न के आपके एक्सरसाइज के अंदर 3 क्वेश्चन है, अब उन्हें अपन ट्राई करेंगे। इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको जल्दी से आप जो भी है आप लिख लीजिए इसको। पढ़ने में मजा आ रहा है ना भाई, पढ़ने में मजा आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 2 कहाँ से आया, आपकी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, इससे पहले वाला प्रश्न अपने लास्ट वाले वीडियो क्लास में कर रखा है। क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, 6q + 1 के फॉर्मेट में लिखना है। कोई बात नहीं, जिस तरह से अपने अभी 4 के फॉर्मेट में लिखा है, अब आपको यहाँ पे 6 के फॉर्मेट में लिखना है। आगे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे, माना वो संख्या कितनी है, माना वो संख्या a है, और क्योंकि यहाँ आप देखेंगे 6q तो यहाँ आता है, भागफल तो यहाँ आता है, लेकिन यहाँ भाग किससे दिया जा रहा है, देखो किससे भाग दिया जा रहा है, 6 से, तो इसका मतलब 6 यहाँ आएगा और यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ पे शेषफल आता है, यहाँ पे आपका शेषफल आता है। जब आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ शेषफल क्या बच सकता है, 0, जब 6 का भाग पूरा चला जाए। 1, जब 6 का भाग एक बार कम जाए। 2, 3, 4, 5 तक आ सकते हैं, 6 नहीं आएगा। अगर यहाँ 6 आ गया तो 6 का भाग आपके 6 के अंदर फिर से चला जाएगा। तो मुझे जरा ये बता दो, r के क्या क्या मान संभव होंगे, r के क्या क्या मान संभव होंगे। r के मान 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। इतने r के मान संभव है। बोलो आया समझ में अच्छे से। आप जब एग्जाम में करके आए तो आप इसी तरह से करके आए, मैं कह रहा हूँ आप इसी तरह से डायग्राम बना के आए, 100% मैं कह रहा हूँ आपको पूरे मार्क्स आएंगे, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब अपन क्या कहेंगे, यहां से इसको करना शुरू करते हैं। हल माना संख्या a है, ये लाइन तो आपको कॉपी करनी है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, अतः यूक्लिड विभाजन, मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, ठीक है, एल्गोरिदम से हम क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने कहा था कि a जो होता है वो BQ + R की फॉर्मेट में होता है। बोलो आया समझ में, ऐसा उसने बोला था, सही है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये a जो है वो संख्या इस रूप में होनी चाहिए, इस रूप में होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ से कंपेयर करने पे पता लगा कि b का मान कितना मिलेगा, 6। यहाँ b का वैल्यू कितना है, यहाँ b बराबर कितना है, यहाँ b का वैल्यू 6 है।
यहाँ b का वैल्यू कितना है 6 है। अगर b का वैल्यू 6 है तो इसे अपन किस तरह से लिख पाएंगे, हम लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस आर। यहाँ अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। बोलो सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आया? इसको यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। a बराबर 6q प्लस आर के फॉर्मेट में अपन लिख सकते हैं। और r के क्या क्या मान संभव है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये मान क्यों होते हैं, क्योंकि अपन 6 से भाग दे रहे हैं, सही है। तो बारी बारी से इस बार अपन क्या करेंगे, 6 मान रख के देखेंगे। बारी बारी से इस बार अपन 6 मान रख के देखेंगे। इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं क्योंकि अपने को जगह चाहिएगी, ठीक है। और यहाँ कंडीशन लिख लीजिए कि जो r का जो वैल्यू होगा, r का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा, 0 से बड़ा और 0 से बराबर होगा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन जरूर आप लिखें। क्या कहें, जब r कितना हो, यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहली बात, जब r का मान कितना हो 0, जब r का मान 0 हो तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ a बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस 0, यानी a बराबर हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको a1 करके भी लिख सकते हैं, a1 बराबर 6q की फॉर्मेट में होगा। ये लीजिए, ये पहला पार्ट हुआ। इसी तरह से जब r बराबर कितना हो, जब r कितना हो, r 1 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, हम लिख सकते हैं a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये लीजिए दूसरा मान हुआ, ये दूसरा मान हुआ। अब आगे बढ़े तीसरे मान की तरफ। जब r कितना हो, जब r का वैल्यू कितना हो, 1 हो गया ना, r का वैल्यू 2 रख के देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, संख्या को क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। बोलो सही है, सही है ना। तीसरा पार्ट, और यहाँ पे आपके ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। जब r बराबर कितना लिखें, 3 लिखें, तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन, हम a को लिख सकते हैं 6q प्लस 3। मैं कह रहा हूँ बड़ा आसान है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, बस उसी पैटर्न को बार बार आपको फॉलो करते जाना है। जब r कितना हो, 3 हो गया, 4 लिख दीजिए, तो हम a क्या लिख सकते हैं, हम a लिख सकते हैं 6q प्लस 4। चलिए ये ख़त्म हुआ। और एक और मान पॉसिबल है, r का मान 5 पॉसिबल है। जब r कितना हो, जब r का वैल्यू क्या हो 5, तो a को क्या लिख सकते हो, बोलो, a हम लिख सकते हैं 6q प्लस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें से वो छांट दो जो आपको चाहिए, क्वेश्चन कहता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ बात किसकी हो रही है, देखो विषम की हो रही है। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। मुझे बताओ, ये लिखा है 6q, देखो 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा। थोड़ा इसको यहाँ कर लेते हैं, क्या लिखा है, देखो 6q, यानी 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये संख्या तो सम होने वाली है, ये संख्या तो सम होने वाली है। यहाँ क्या लिखे, नीचे वाला देखें, 6q लिखा है, नहीं 6q का अगर देखेंगे ये संख्या जिसमें 2 का भाग जाएगा, लेकिन साथ में जुड़ क्या रहा है, 1 जुड़ रहा है। इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, ये संख्या कैसी होगी, बोलो कैसी होगी ये संख्या विषम होगी। ये विषम क्यों हुई, क्योंकि इसमें 1 जुड़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, इसमें 2 जुड़ रहा है तो सम संख्या ही होगी। सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो सम संख्या ही मिलेगी, ये सम होगी। लेकिन यहाँ 3 जुड़ रहा है, ये क्या बनेगी, बोलो, विषम बनेगी। इसी तरह से ये क्या बनेगी, विषम बनेगी। तो हम कहेंगे हम विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 1 ये रहा, या तो 6q प्लस 3 ये रहा, और या तो 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। बोलो आया समझ में, पक्का समझ में आया। याद रखो, अगर यहाँ 6 लिखा है तो यहाँ 6 से छोटा ही नंबर आएगा, यहाँ 6 से छोटा नंबर ही आएगा। इसी तरह से आपको बिल्कुल एग्जाम में करके आना है, और आपके 100% एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 1 मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, आपके आधा मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता। बोलो आया समझ में। आगे बढ़े, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे। चलिए, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो भी बता देना भैया, है ना, थोड़ी सी स्पीड अपने को बना के रखनी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। यहाँ एक बात इसने और बढ़ा दी कि इस बार संख्या का वर्ग करो, तो ये कह रहा है वर्ग जो होगा किसी पूर्णांक के लिए, ये वर्ग भी किसी और पे डिपेंड करता है, किसी पूर्णांक m पे डिपेंड करता है। इसके लिए या तो 3m के रूप में लिखा जाएगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाएगा। ये उसी तरह से क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से अपने को करना है।
और आपको एक संकेत दे रखा है कि ये मान लीजिए कि एक संख्या x है, अपन x की जगह अपन a मान के कर रहे हैं, तब ये या तो 3q के रूप में लिखा जाएगा या फिर इसके रूप में लिखा जाएगा या फिर इसके रूप में लिखा जाएगा। इनमें से प्रत्येक का वर्ग करिए और इन वर्गों को इनकी फॉर्मेट में लिख के देखिए। आपको इससे मतलब नहीं है, अपन किस तरह से करते हैं यही बात मैं फॉलो करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। इसको पहले ऊपर कर लेते हैं। यहां से मुझे ये बताओ यहां बात किसकी आ रही है, देखो यहां बात आ रही है 3m प्लस 1 और 3m प्लस या 3m प्लस 1 तक ही आ रहा है। मुझे ज़रा ये सोच के बताओ, आपको यहाँ मल्टीप्लाई में 3 दिखा, तो इसका मतलब यहाँ कितना लिखूँ मैं, यहाँ क्या लिखूँ, यहाँ अपन 3 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3, और जब यहाँ 3 होगा तो बोलो r का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। बोलो आया समझ में, बस इसी तरह से करना है। माना संख्या a है, माना वो संख्या कितनी है, a है, तो यूक्लिड प्रमेय से अपन a को क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 3q प्लस r। इस बार मैं कंपैरिजन करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। हम a को क्या लिख सकते हैं, हम a को 3q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ बोलो r का क्या क्या मान संभव है, जहाँ r के मान 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ये r के मान संभव है, ये r के मान आपके संभव है। तो बारी बारी से मान रखें, देखिए कि एक बार r क्या रखें, पहले इसको लाइन करके ऊपर कर दें, ठीक है। आप एग्जाम में इस तरह से नहीं करें, एग्जाम में आप इसको अच्छे से खुला खुला करें। सबसे पहले क्या करेंगे, जब r कितना माने, जब r बराबर कितना हो, r बराबर 0 हो, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, हम a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3q, ये हम लिख सकते हैं। बोलो आया समझ में। इसी तरह से जब r कितना हो, जब r कितना हो 1 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 1 के रूप में अपन लिख सकते हैं। बोलो सही है। और तीसरा जो मान है वो क्या है, जब r कितना हो, जब r बराबर हो, आपको कम से कम 25 तक पहाड़े आने चाहिए भैया, 25 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। ये काम नहीं होगा तो आपका मैथ्स का जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, प्रोसेसर जो है ना वो धीरे हो जाएगा। ये प्रोसेसर है, हाँ ये प्रोसेसर है, आपकी रैम बढ़ जाएगी, आपको 25 तक अच्छे से पहाड़े याद हो तो, है ना। रैम सबकी अच्छी होनी चाहिए भैया। अब 1-1 GB 2-2 GB रैम लेके मत बैठना, रैम बढ़ाओ, रिचार्ज कराओ, अच्छे से रिचार्ज कराओ, और ये रिचार्ज कहीं बाहर से नहीं होगा, खुद पढ़ोगे तो ही ये रिचार्ज हो सकता है। बोलो आया समझ में। यहाँ कोई फ़ोन पे पेटीएम वगैरह कुछ काम में नहीं आने वाला आपके। 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13। अब मुझे बताइए संख्या लिखी है 91, इसे आप क्या करोगे, इसे किस सकते लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। तो मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पहाड़ा आता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये इसके फैक्टर बने, इसके गुणनखंड बने। सबसे पहले बोले आपको HCF निकालने का है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे बताओ इन दोनों फैक्टरों में, गुणनखंडों में आपको अधिकतम कॉमन क्या दिखा, मुझे एक तो 13 कॉमन दिखा, यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। बोलो आया समझ में। 2 और 7 एक जैसे नहीं है, तो इनका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप कितना आएगा, 13 आएगा। अब बात करें एलसीएम की, लसप की बात करें, कैसे निकालते हैं लसप। मैंने आपसे क्या कहा था, एलसीएम निकालें तो सबको लिखो, सबसे पहले 2 को लिखो, उसके बाद उससे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो 7 है, उसके बाद कौन है 13 है, उसके बाद कौन है 13। यहाँ ऐसे नहीं कि 13 2 बार लिखा तो 2 बार लिखे, यहाँ अगर 13 लिखा होता तो 2 बार लिखते, तो अपन 2 बार लिखते, लेकिन दोनों में एक ही बार आ रहा है तो आपको एक बार ही लिखना है। समझ में आया। तो ये क्या बनेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड बनेंगी, इन्हें आप गुणा कर लीजिए। 13 सत्ते कितने होते हैं 91, और 91 का गुणा करोगे 2 से तो 90 का डबल करते हैं तो 180 आता है, 180 में 2 जोड़ दीजिए बनेगा 182। इस तरह से आप है ना एकदम साथ में इसकी कैलकुलेशन करें, ऐसा नहीं इसको यहाँ आप सॉल्व करके देखें। जब छोटी कैलकुलेशन हो तो करिए ना, साथ में कर सकते हैं। मैंने कैसे किया वापस देखिए, मैंने कहा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 का डबल करना है, का डबल करना है। 2 से गुणा करने का मतलब क्या करना, डबल करना। तो भाई काम करो ना, इसको 90 + 1 कह दो, फिर 90 का डबल कर दो 180 होता है, और 1 का डबल कर दो 2 होता है, 180 और 2 कितने बनेंगे 182 बनेंगे। ये कुछ इस तरह से आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको टाइम बचा के देती है ना,
टाइम बचा के क्यों देती है? क्योंकि भाई आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप थोड़े, मुझे पता है, थोड़े आप बदमाशी भी करोगे, इधर उधर ताके जाकर भी करोगे, आप पानी के लिए जा सकते हैं, है ना, फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं, तो आपका टाइम बचना चाहिए। और एक अपने को टारगेट भी तो बनाना है कि हमने पेपर सबसे पहले किया, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बोलो आप लोग कर सकते हो क्या? मैं क्वेश्चन नंबर 3 और करा देता हूँ, वरना आप मुझे गालियाँ दोगे कि सर तो क्वेश्चन करा ही नहीं रहे, सारे के सारे काम हमें ही दे रहे हैं, है ना। वो ऐसा नहीं हो, तो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। चलिए आगे वाले पेज पे करें। एक तो है 336 और दूसरा है 54, 54। आगे वाले पेज पे करें या इसको साइड में कर लें? चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ताकि आपका जो नोट्स वाला जो काम रहे वो आसानी से आपके बन जाए। एक तो संख्या है 336, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। 336, इसके मुझे क्या करना है? गुणनखंड बताने हैं। मुझे बताओ 336 को आधा कर सकते हो क्या? कर सकते हो आधा, कैसे करोगे? 336, तो देखिए आधा करने का तरीका क्या होता है? 300 का आधा कितना होता है? 150, और 36 का आधा कितना होता है? 18। 36 का आधा कितना होता है? 18। इन दोनों को जोड़ दो बस, 1 6 8, 168। कितना बनेगा? 168। इस तरह से आप इनका आधा करें, यानी कि मैं 2 गुणा 168 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 168 लिख सकता हूँ। 168 को फिर से आधा कर लीजिए, 168 को फिर से आधा कर लीजिए। 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 आता है, कितना आता है? 84। कितना लिखेंगे? यानी कि 2 गुणे 84, 2 गुणे 84। आधा करने का मतलब पहले मैंने 2 लिखा है, 84 को फिर से आधा कर सकते हो, कैसे? 42। कितना लिख सकते हो? 42। तो 42 लिखने के लिए क्या मुझे लिखना पड़ेगा? 2 गुणे 42। 42 को फिर से आधा कर सकते हैं, कैसे? 2 गुणे 21, 2 गुणे 21। बोलो आया समझ में? 21 को आधा नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये 2 का भाग नहीं जाएगा, ये विषम संख्या होगी। लेकिन 21 को अपन 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं किसी भी नंबर को और विभाजित नहीं कर सकता। बोलो आया समझ में? तो ये 336 के फैक्टर हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे कर लिया, सर ने तो याद किया होगा। नहीं, मैंने याद नहीं कर रखा है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए आपके लिए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, मेरी उम्र देख के आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने जो है, मैं मेरा थोड़ा सा रिव्यू आपको बता देता हूँ। मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट कर रखा है। ओके, मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट कर रखा है। जब मैं आपके 2000 मैं लमसम आपसे बता दूं, मैं जब 12th क्लास में था तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो 12th क्लास से आप देख लीजिए मुझे अब कितना टाइम हो चुका है, मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, और क्योंकि मुझे पढ़ाना जो है काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सामने खड़ा हूँ। चलिए दूसरा है आपके पास 54 54 के मुझे करके दिखाए कैसे बनेंगे। 6 9 में 54 होता है ना, 6 9 में 54, तो मैंने लिखा 6 9 में 54। लेकिन मैंने देखा 6 को और विभाजित कर सकते हैं, 9 को विभाजित कर सकते हैं। तो 6 के तो मैंने लिखे, देखिए 2 3 6, और इसी तरह से 9 के क्या लिखे मैंने? 3 गुणा 3, है ना, 3 3 9। तो बस इनको हटा लीजिए यहाँ से, इनको यहाँ से बीच में से हटा लीजिए। बोलो ये कैसे किया मैंने, आपको समझ में आया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बोलो समझ में आया? क्या बोले आपको? बोले HCF बताओ, HCF बताओ। आप ही मुझे बताएंगे यहाँ क्या क्या आपको कॉमन दिखा। एक तो 2 दिखा तो लिख दीजिए, बाकी यहाँ 2 खूब सारे हैं लेकिन यहाँ नहीं है। 3 एक बार है, 3 एक बार है, तो बस मैं एक बार लिख सकता हूँ। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और कोई 3 तो यहाँ है लेकिन वो आपके कॉमन नहीं आ रहे, उभयनिष्ठ नहीं आ रहे। तो इनका HCF कितना बताओगे? 2 3 6, 2 3 6 बताओगे। इसी तरह से अब मुझे इनका लसअप बताना है, एलसीएम बताना है। बोलो कैसे बताओगे? एलसीएम कैसे बताओगे? सबको लिखेंगे, एक तो 2 को लिखेंगे, और कुछ आ रहा है क्या? एक 3 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? एक 5, एक 7 आ रहा है। तो इनको सबको मैंने सबसे पहले तो लिख दिया। अब हम उनको लेंगे जो सबसे ज़्यादा हो। देखिए यहाँ बहुमत की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वोटर है वहाँ आपको वोटिंग करानी है, यहाँ कितने हैं? 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यहाँ सिर्फ 1 बार है। तो ये आपको जिताएंगे, तो यहाँ क्या कर दिए हमने कहा 2 की घात हम 4 काम में लेंगे। बात करें 3 की, 3 यहाँ कितनी बार है? 3 बार है, वहाँ सिर्फ अकेला है, तो हम किसे काम में लेंगे? हम 3 को काम में लेंगे। और यहाँ 7 कितनी बार है? 1 ही बार है, इसको 1 ही बार रहने दीजिए। इसको आप गुणा करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 की घात 4 करने का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यहाँ 16 बनेंगे, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, और यहाँ इसका गुणा करने पे 7 आता है। ठीक है, अब आप इसका गुणा करेंगे और इसका आंसर जो है वो आप खुद बताएंगे।
इसका आंसर जो है वो आप खुद बताएंगे, क्योंकि आप गुणा करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। बोला है समझ में? तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 510 और 92। ठीक है, करें आगे बढ़े। सवाल नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करिए। वही तरीका है, वही क्वेश्चन है। बोलिए क्या कर रहा हूँ क्या, या आप खुद कर लेंगे? बोलिए कर रहा हूँ क्या? सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप कहें तो मैं करा देता हूँ आपके संतुष्टि के लिए, बस कराऊंगा एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए मैं सवाल नंबर 2 करा देता हूँ। सवाल नंबर 2 कहते हैं एक संख्या है आपके पास 17, तो 17 की अगर अपन फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 17 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, तो 17 को बस 17 एकम 17 ही लिख सकते हैं। इसी तरह 23 है, 23 को में भी मैं किसी का भाग नहीं दे सकता, तो इसे भी अपन 23 एकम 23 ही लिख सकते हैं। और बात करें 29 की, तो यहाँ कहेंगे 29 को भी अपन सिर्फ 29 एकम 29 लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। बोला है समझ में? इसकी कोई फैक्टर अपन कर ही नहीं सकते, गुणनखंड अपन कर ही नहीं सकते। अब बात करें इसके एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे बताओ यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है क्या? अगर मैं खाली 17 लिखता तो आपको कोई कॉमन नहीं दिखता, इसलिए मैंने इनके गुणे में 1 लिखा है, क्योंकि गुणे में 1 जो है ये तो कॉमन आ ही सकता है, ये तो आपके कॉमन आ ही सकता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है। अब बताएं मुझे एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? सबको लिखते हैं। यहाँ सब कौन कौन है? 17 है, 23 है और 29 है। एक को आप चाहे तो लिखें, वह नहीं लिखेंगे तो भी एक ही बात है। इनका गुणा करिए और वही आपका क्या बनेगा? एलसीएम बनेगा। ठीक है, कर लेंगे क्या? हाँ भरो, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, करोगे कि नहीं करोगे? इतने अच्छे तरीके से समझा है, अब तो आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। सवाल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने दूसरा पार्ट कराया है, आपको पहला पार्ट और तीसरा पार्ट आपको खुद को ट्राई करना है। ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने इसको आपको करवाया। ओके, आगे बढ़े अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? कह रहा है आपके पास संख्याएं हैं, एचसीएफ लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट लगा के लिखा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का 306 और कितने हैं? 657। इनका एचसीएफ आपको कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। उसके बाद कहता है एलसीएम, इन्हीं संख्याओं का आपको क्या बताना है? एलसीएम आपको बताना है। तो हम यहाँ किसकी हेल्प लेंगे? अपन एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो अपन अभी कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला भाई? किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? हमने ये पढ़ा है, अगर दो संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उनका आंसर कैसे आता है? उनका आंसर एचसीएफ गुणे एलसीएम आता है। ये अपने पढ़ा है ना, तो बस यही काम आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे। दोनों संख्याएं कौन कौन सी जरा बताएं। एक तो है आपके पास 306, दूसरी है आपके पास 657। और यहाँ एचसीएफ की बात करें, आपको दे रखा है कितना है? देखो 9 दे रखा है। हमें एलसीएम नहीं पता, लेकिन एलसीएम अगर पता करना है तो इसके गुणे में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये जो गुणे में 9 लिखा है, इसको यहाँ से पकड़ो और इसको क्या कर दो? इसको भाग में विभाजित, इसको भाग में डाल दीजिए, क्योंकि गुणे में जो नंबर होता है वो कहाँ जाता है? भाग में जाता है। तो हमने कहा कि 306 गुणे 657। जब भी आप एग्जाम में ये इस तरह का काम करें तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ जब ये इसके नीचे जाएगा तो मुझे काटाकाटी करनी पड़ेगी। यहाँ आपको 2 लाइनें छोड़ के काम करना है। ये आपके काम करने के अच्छे तरीके को बताता है। एग्जामिनर को पता लगेगा। मुझे मान लीजिए मैं एकदम इसी के साथ में लिख देता अगर मैं, तो मैं जब 9 से भाग देता तो मैं आगे काट के कहाँ लिखता? मेरे पास जगह ही नहीं बचती। और ये सारा काम अगर आपने अच्छा भी किया है, सही भी किया है, लेकिन बहुत ही गंदा दिखता है, तो वो आपको नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि यार अब काटाकाटी होने वाली है, तो क्या करेंगे? हम हमेशा स्पेस दे के काम करेंगे। 306 गुणे 557, ये मैंने लगभग 2 लाइन के बराबर जगह छोड़ दी है। और भाग में किसको डालेंगे अपन? 9 को भाग में डालेंगे। अब 9 का भाग अपन देने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने 3 के पाड़े से काटा, 3 का भाग यहाँ चला जाएगा। 3 एकम 3, 0 रहने दीजिए, और 3 दूनी 6, 2 और 1 3 होता है, यानी 3 का भाग फिर से चला जाएगा। 3 का भाग फिर से दीजिए, 3 3 9, पीछे बचेगा 1, और 3 चौके कितने होते हैं? 12 होते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप होशियार बनेंगे भैया। 657 का गुणा करना है मुझे 34 से, तो यहाँ कर लेता हूँ। 657 का गुणा करना है 34 से। 7 चौके 28, हासिल की 2 करिए, 5 चौके 20 और 2 22 करिए, 6 चौके 24 और 2 26।
7 ये 21 करिए, 2 है आपके पास, 5 ये 15 और 2 17, एक ऊपर आएगा, 3 छंगे 18 और 1 19, सही है। 8 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, हासिल का 1 2 और 1 आपके पास कितना बनेगा 2। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत कर रखा हो, कोशिश तो करूंगा कि मैं गलत नहीं करूं, लेकिन फिर भी अगर कोई बाई चांस कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करके मुझे उसका आंसर करेक्ट करके दिखा दीजिएगा कि सर आप यहाँ गलत हैं। बिल्कुल हाँ आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि सर आप यहाँ गलत है, इसका आंसर ये आएगा, सही है। मैंने ये लिखा है, आप भी इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। इससे ये पता लगता है ना कि काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं या कौन नहीं पढ़ रहा है ना, कौन कौन बच्चे पढ़ रहा है। मैं हो सकता है कभी गलती अनजाने से ना करके जानबूझ के भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने शायद कोई गलती नहीं करी है। तो ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। बोलो सबको समझ में आया? आगे बढ़े, सवाल नंबर 5। देखिए वही सवाल वापस आया जो आपने उदाहरण में करा था। इस सवाल को आपको नहीं करना है, बस समझ लीजिए। कह रहा है जांच करके बताइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक संख्या दे रखा है आपको 6 की घात n। कह रहा है ये अंक 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? 0 पे समाप्त हो सकता है क्या कि n की जगह कुछ भी रखें, 1 2 3 4 कुछ भी लिखें। तो कह रहा है इसको सॉल्व करने पे क्या अंतिम अंक 0 आ सकता है? अंतिम अंक 0 आ सकता है। तो हम बस ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं। इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, यहाँ 5 नहीं है। अगर 5 अगर साथ में हो जाता तो 100% आपके 2 पंजे 10 जरूर होते, 2 पंजे 10 जरूर होते। आप कहते सर 3 भी तो साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंजे 10 और 10 दिए करोगे तो 30 आता है। वह चाहे 10 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, मुझे तो पीछे 0 आने का बोला था, है ना। लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया इसमें 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। 6 के गुणज क्या होते हैं? 2 गुणे 3। यहाँ 5 नहीं आ रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? नहीं। n के लिए कोई भी ऐसी संख्या आप नहीं लिख सकते कि इसका अंतिम अंक 0 आ जाए। कारण क्या बताओगे? क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, यहाँ 5 इसका गुणनखंड नहीं है। और जब तक 5 गुणनखंड नहीं होता है तब तक आपका अंतिम अंक जो है वो 0 नहीं आ सकता। बोलो है समझ में? तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये क्वेश्चन जो है आपको उदाहरण में दे रखा है, आप इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाँ, कहता है व्याख्या करिए। आपको बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस, यहाँ देखिएगा प्लस लिखा है, प्लस 13 6 7 6 5 4 3 2 1 गुणे में है और इसके आगे प्लस का 5 लिखा है। ये कह रहा है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों की दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी थी? जिसमें स्वयं के अलावा बाकी संख्याओं का भी भाग जाता है वो तो भाज्य है, और भाग नहीं जाएगा तो उसे अपन अभाज्य बोलेंगे। बोलो सही है क्या? मुझे ये बताना है ये दोनों अभाज्य संख्या है, बस ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं पहली संख्या लेता हूँ। कहते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में क्या लिखे हैं 13। मुझे ये बताना है कि इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है, बस ये बताना है। कैसे करें? तो यहाँ सबसे पहला काम जो है आप देखेंगे ये तीनों गुणे में है और ये अकेला है। इन दोनों पार्ट में से अपन 13 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो मैंने 13 को बाहर रखा है, 13 को मैंने बाहर रखा है और जो बचे उसको अंदर लिखेंगे, जो बच गए हैं उनको अपन अंदर लिखेंगे। यहाँ मैं 13 को मैं खा चुका हूँ, ले लिया मैंने इसको बाहर, तो अंदर बचेंगे 7 गुणे 11। आप प्लस का साइन लगाए और 13 को मैंने यहाँ खा लिया है, कॉमन ले लिया है। यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। देखिए 13 के गुणे में 1 होता है, 13 के गुणे में 1 होता है। 0 होगा तो इसका मतलब ये तो 0 बन जाएगा। 13 × 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसके गुणे में 0 नहीं है, इसके गुणे में 1 है। मैंने 13 को खा के बाहर रख दिया है, तो यहाँ कितने रखेंगे अपन? कहेंगे पीछे 1 बच गया। इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। 13 गुणे 11 सत्ते कितने होंगे? 77, 77। इसमें क्या जुड़ रहा है? 1, क्या बना? 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। तो हमने देखा ये जो भी संख्या सॉल्व करने पे आए, ये सॉल्व करने पे जो भी संख्या है, इसके अगर ये भाज्य संख्या है तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना, 2 से ज़्यादा। मुझे बताएं ये क्या लिखा है? 13। ये क्या लिखा है? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 जो है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि यार इसमें तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। बोलो सही है क्या? आसान था। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है ये आप ट्राई करेंगे। ओके, प्लस 5, इसे कैसे करेंगे? आप 5 कॉमन ले लीजिए, आप 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 बाहर रखेंगे, बाकी जो भी बचा है 5 को मैंने बाहर रख रखा है ना,
बाकी जो भी बचा है इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इसे गुणा करें, एक जोड़ें, और यहाँ पे भी हम यही कहेंगे 5, और यहाँ एक संख्या और आएगी, हम कहेंगे इसके भी 2 आपके अभाज्य गुण संख्याएं हैं, इसका मतलब ये संख्या भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। वर्ताकार पथ का मतलब एक रास्ता बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। कैसा पथ है भाई? आपके वर्ताकार पथ बना है, तो हमने यहाँ पे एक वर्ताकार पथ बना लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई इस मैदान में सोनिया भागना शुरू करती है। मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, सोनिया को मैं ऐसे लिखता हूं। सोनिया यहाँ से भागना शुरू करती है, इसके चारों तरफ दौड़ना शुरू करती है, और वो 18 मिनट लेती है। और वो कितने मिनट लेती है? वो 18 मिनट लेती है। कौन लेती है 18 मिनट? सोनिया जब भागती है तो वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। जबकि कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है इसी मैदान के कितने मिनट लगता है? रवि को भी मैं यहीं से भगाऊंगा, यहाँ से मैंने रवि को भगाया, आर लिख देता हूँ। रवि कितने मिनट लेता है? देखिए 12 मिनट। रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताएं कि इन दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? सोनिया तेज दौड़ रही है कि रवि तेज दौड़ रहा है? जल्दी से इसका कमेंट करके बताएंगे। सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। देखो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है, अगर ज़्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब वो थोड़ा धीरे भाग रही है, यानी तेज कौन भाग रहा है? रवि तेज भाग रहा है, क्योंकि वो 12 मिनट में दौड़ के पूरा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और सोनिया अभी भी पीछे ही दौड़ रही है, सोनिया थोड़ी सी धीमे दौड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पूर्ण वापस मिल जाएंगे? हमें ये बताना है कि भाई दोनों को मैंने एक साथ खड़े कर दिए और 1 2 3 करके इनको भगाया है, 1 2 3 करके इनको भगाया। ये जब भागेंगे तो ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये दोनों के दोनों वापस इसी जगह मिल जाएंगे? आपको वो समय बताना है। तो जरा मुझे सोच के बताएं, क्या ये कुछ इस तरह से नहीं हो गया कि ऐसा मुझे समय बताना है, कॉमन समय बताना है जिसमें 18 का भी भाग चला जाए, जिसमें 12 का भी भाग चला जाए? याद करिए, अभी मैंने एक सवाल कराया था जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, जिसमें 5 का भी भाग, एक उदाहरण करके मैंने आपको बताया था। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ देखने के लिए मैं एक ऐसी संख्या बताऊंगा जो 18 से भी बड़ी हो, जो 12 से भी बड़ी हो, तभी तो उसमें 18 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। यानी कि देखा जाए तो मुझे इन दोनों संख्याओं का लसअ बताना है, एलसीएम बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हल दोनों द्वारा लिया गया समय बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताने के लिए एलसीएम बताना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम बताना पड़ेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना टाइम? एक तो लेता है सोनिया, कितना समय ले रही है ये 18 मिनट ले रही है, और एक है आपके पास क्या है, रवि है। रवि कितना समय ले रहा है? रवि आपके 12 मिनट ले रहा है। तो मैं 18 और 12 का एलसीएम निकालूंगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 18 का और 12 का मैं एलसीएम निकालने वाला हूँ। मैं यहाँ कर लेता हूँ 18 और क्या है 12। एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं आप? काफ़ी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। आप भाग विधि से निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 18 के करिए टुकड़े, 6 3 18 होता है ना, 6 3 18, 6 3 18 या 3 6 18। 6 के फिर से टुकड़े कर सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6। इसी तरह से 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, 2 6 12, और 6 को फिर से लिख सकते हैं 2 3 6, 2 3 6। बोलो आया समझ में? मुझे एलसीएम बताना है इस बार, एचसीएफ नहीं बताना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबको लिखते हैं। एलसीएम के लिए सबको लिखते हैं, 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। 2 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है, तो हम ज़्यादा वालों को लेंगे। कितनी बार है? 2 बार। 3 यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 1 बार है, तो हम ज़्यादा वाले को लेंगे। यहाँ क्या आंसर आएगा? 2 दूनी 4, और यहाँ क्या आएगा? 3 3 9, आंसर बनेगा 9 चौके 36। 36 मिनट ऐसे होंगे जब ये दोनों के दोनों एक ही स्थान पे वापस आके मिल जाएंगे। ये 18 मिनट, ये 18 मिनट, और ये 18 मिनट, ये आपके ये 12-12 मिनट करके चलेगी। तो ज़रा आप लोग मुझे ये बता दीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 36 मिनट बाद ये दोनों एक जगह पे वापस मिल जाएंगे।
मेरा आपसे जो सवाल है, छोटा सा आसान सा सवाल है, आज कोई क्लास खत्म करते करते एक छोटा सा सवाल आपको दिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, जब 36 मिनट हो जाएंगे तो सोनिया कितने चक्कर निकाल लेगी और राहुल कितने चक्कर निकाल लेगा, ये आपको मुझे बताना है। किसके चक्कर ज़्यादा होंगे, है ना, सोनिया के चक्कर ज़्यादा होंगे या फिर रवि के चक्कर ज़्यादा होंगे, और किसके कितने चक्कर होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आसान तरीके से? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि आप लोग एक ट्यूशन क्लास में नहीं बैठे हैं, आप लोग एक स्कूल में बैठे हैं? ऐसा आपको फील होना चाहिए। तभी तो हमने हम जो हमारा चैनल है उसका नाम हमने क्या रखा है, हमने लिखा है ऑनलाइन स्कूल। ऑनलाइन स्कूल, भाई ये स्कूल है लेकिन ऑनलाइन है, और एक ऐसा स्कूल है जहां आपको फीस नहीं देनी पड़ रही है। आपको फीस कोई भी नहीं देनी पड़ रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने का कोई समय नहीं, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो कंटेंट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कभी हो सकता है कि हम हमारे स्कूल में हो, कभी काम हो जाए, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी क्लास आपके यूट्यूब पे पड़ी है, आपके हमारे ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर आपकी क्लास पड़ी है। आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी ईमानदारी रख के पढ़िएगा और आसानी से पढ़िएगा। ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे, इंडिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारा इंडिया जो है यहाँ से पढ़ना चाहिए, सारा इंडिया पढ़ना चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे दे रहा हूँ कि सारे इंडिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग आपको रेगुलर पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। बोलो सही है? इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से रहेंगे घर पे और सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।